हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज की सीरीज़ में हम 12 से लेके 13 जुलाई तक के जो आपके करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है इंडिया में, तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही है, जिससे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना कि वो 340 कुछ किलोमीटर्स है, और जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो उससे ज़्यादा है, आई गेस 540 समथिंग। तो इसके बाद वो हो सकता है जब वो बन के ख़त्म हो जाएगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी जो कंस्ट्रक्टेड है प्रॉपरली और जो यूज़ में है वो पूर्वांचल है लॉन्गेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपकी एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो वो है यूनियन नेक्स्ट, NXT, ओके। थर्ड क्वेश्चन था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है, तो हमने उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी डिस्कस किया था। A मनीमेखलाई जो हैं वो MD CEO हैं आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई महाराष्ट्र में। फोर्थ क्वेश्चन था कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD कौन है, ये भी रीसेंट अपॉइंटमेंट थी, हमने डिस्कस की हुई है। परितोष त्रिपाठी जो हैं MD CEO बन गए हैं, MD बन गए हैं आपके SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, ठीक है। इसमें विजय फरीदकोटे और अमन का आंसर सही है, ठीक है। मतलब ये वो हैं जिन्होंने पूरे आंसर दिए हैं, ऐसे तो रजनी का भी आंसर सही है। चलो अब आज की न्यूज़ देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम। 11 जुलाई को ना हमने मिस कर दिया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को, ठीक है। इसमें मतलब कि पॉपुलेशन के जो आंकड़े रहते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी क्या उसका रोल रहता है, क्या उसका इम्पैक्ट रहता है हम लोगों की एनवायरनमेंट पे या ऐसी सब चीज़ों पे, वो सब फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं इस डे में हम, ठीक है। कि क्या पॉपुलेशन का एक रोल प्ले रहता है एनवायरनमेंट में, और कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ओवर पॉपुलेशन होना, ओके। तो ये जो डे है फर्स्ट टाइम 1990 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और इसके अलावा देखो अभी ना, मतलब UN की एक रिपोर्ट आई थी पॉपुलेशन के लिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन के ही उन्होंने एक मतलब आंकड़े निकाले थे, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर तक, मतलब कि 2023 तक इंडिया ना चाइना को ओवरटेक करने वाला है पॉपुलेशन के केस में। मतलब इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाली है 2023 तक, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी मतलब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 2023 में इंडिया ही बनेगी मोस्ट पॉपुलस, बट जितना डाटा अभी तक रखा गया है, जितने रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग 2023 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा। अभी चाइना है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, और इसके बाद इंडिया हो सकती है 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है मलाला डे। 12 जुलाई को मलाला डे हम सेलिब्रेट करते हैं। मलाला यूसुफजई जो हैं उनके बर्थडे पे हम इस डे को मनाते हैं, मतलब उनके बर्थडे को ऑब्जर्व करते हैं इस दिन हम, ठीक है। तो मलाला के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 2014 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो मिला था इनको, और ये यंगेस्ट रिसिपिएंट हैं नोबेल प्राइज़ की, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको। और 2014 में और किसको मिला था इनके साथ, एक मलाला को मिला था और दूसरा कैलाश सत्यार्थी को। ये इंडिया के चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं, इनको भी मिला था, ये दोनों ने शेयर किया था ये नोबेल पीस प्राइज़ 2014 वाला, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई जो हैं वो लाइक फ़ीमेल के लिए एजुकेशन के लिए बोली थी, और इनको तालिबान के थ्रू इनको मतलब शॉट भी किया गया था, इनके ब्रेन में गोली भी लगी थी, पर उसको सर्वाइव करके ये वापस खड़ी हुई और इन्होंने जो फीमेल एजुकेशन है उस पर दोबारा बोलना शुरू किया। तो इस वजह से इनकी UN में एक स्पीच इन्होंने दी थी, बहुत फेमस स्पीच थी। तो उसके बाद वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था कि मलाला डे सेलिब्रेट करेंगे हम इनके बर्थडे पे, यानी 12 जुलाई को। तो वही हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान से ये बिलोंग करती हैं, ओके। इनका डे था आपका 12 जुलाई को। और आज नहीं सॉरी 12 जुलाई को ही एक और डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पेपर बैग डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि मतलब पेपर बैग को यूज़ किया जाए ओवर दी प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के यूज़ को बंद करके पेपर बैग को यूज़ किया जाए, ताकि मतलब वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। पेपर बैग प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, रिसाइकल हो सकते हैं पर वो डिग्रेडेबल नहीं होते ना, तो इसलिए पेपर बैग का यूज़ ज़्यादा प्रेफर किया जाए ओवर प्लास्टिक बैग के यूज़। इसके लिए जो है डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 12 जुलाई को। थीम भी थी इस बार की, थीम क्या थी, इफ़ यू फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। ये इस बार की थीम थी इसकी।
ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी कितनी लचीली है, कितनी फ्लेक्सिबल है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग दी गई है अलग अलग कंट्रीज़ को। कौन सी कंट्री ने इस रैंकिंग में टॉप किया है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें जो है जर्मनी और कनाडा दोनों ने टॉप किया है। ठीक है, जर्मनी और कनाडा दोनों फर्स्ट पोजीशन में है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो बोथ ए एंड सी इसमें आपका आंसर बनेगा। साथ में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ गई है। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स जो रहते हैं उसमें हमारी इकोनॉमी कितनी रेजिलिएंट है, कितनी लचीली है या फ्लेक्सिबल है, वो इस एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा था। तो इसमें इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे जर्मनी और कनाडा है। तो ये जो डाटा है ये रिलीज़ किसने किया था, ये भी हमारे लिए जाना इंपॉर्टेंट है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने ये डाटा रिलीज़ किया था। इनके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 2019 से लेके अभी तक 2022 तक अगर देखें तो इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। कंसिस्टेंटली इंडिया इम्प्रूव ही कर रहा है, उसने कोई ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं शो किए इसमें। तो इस वजह से इंडिया को भी इसमें सेकंड नंबर पर रैंक किया गया है। और ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम अगर हम देखें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस 2022 रिपोर्ट थी। ठीक है, इसमें टॉप की जो 10 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली रेजिलिएंट हैं वो इसमें रैंक की गई हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ना वो पिछले 4 सालों में 2019 से लेके अभी तक कितनी चेंज हुई है। देखो यहाँ देखते हैं हम, 6th पोजीशन थी इंडिया की 2019 में। ठीक है, उससे इम्प्रूव हुई वो 4th प्लेस पे आ गई 2020 में, 2021 में आ गई है वो 3rd प्लेस पे, और इस साल यानी कि 2022 में इंडिया 2nd प्लेस पे आ गई है। तो कंसिस्टेंटली वो इम्प्रूव कर रही है, वो जो है ग्राफ पे आगे जा रही है इंडिया। तो इस वजह से इंडिया का इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सेकंड इसमें देखेंगे हम पॉइंट की जर्मनी और कनाडा दोनों ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, कनाडा इम्प्रूव हुई है, जर्मनी तो लास्ट टाइम भी टॉप पे ही थी, और कनाडा इसमें इम्प्रूव हुई है। कनाडा लास्ट टाइम आपकी 2019 में अगर देखें तो 2nd पोजीशन पे थी, और 2022 में वो 1st पोजीशन पे आ गई। तो कनाडा की जो इम्प्रूवमेंट हुई है इन 4 सालों के पीरियड में वो उसको भी एक्नॉलेज किया गया, और इंडिया की भी। इंडिया जो है 6th प्लेस से 2019 में 6th प्लेस पे थी, और इस बार 2nd प्लेस पे आ गई है 2022 में। तो कनाडा और इंडिया को कहा जा सकता है कि ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी इंप्रूवमेंट जिन्होंने शो की है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट शो की है। ठीक है, इस वजह से इस रैंकिंग में काफ़ी अच्छे 1st और 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, और इसमें डिक्लाइनिंग रेजिलियंस भी देखी गई। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हर एक कंट्री जो है वो ग्रो ही कर रही है, कुछ कंट्रीज़ इस मामले में इस आपके ग्राफ पे डिक्लाइन भी कर रही हैं, डिक्लाइनिंग उसमें भी हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एक बार वो भी देख लेते हैं डिक्लाइनिंग रेजिलियंस वाली। चाइना इसमें डिक्लाइन की है, चाइना की जो रैंक 2019 में थी उसके हिसाब से इस बार काफ़ी कम थी। और UK ने भी डिक्लाइन किया है, फ्रांस ने भी, ब्राज़ील ने भी। ब्राज़ील आई गेस 7th है, और 7th ही इसमें लास्ट रैंकिंग है। 5th पोजीशन को भी शेयर किया है 2 कंट्रीज़ ने, और 1st को भी किया है, और शायद 6th को भी किया है मे बी। मतलब कुछ शेयरिंग भी हैं इसमें वो रैंक्स पे। 7th पे यानी कि लास्ट में, टॉप 10 में से लास्ट में ब्राज़ील ही है, बट वो 7th रैंक पे। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ ने जो है डिक्लाइनिंग रेजिलियंस शो की है। पहले इनकी रैंक अच्छी थी बट अब डिक्रीज़ होके कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड पीस फोरम ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड पीस फोरम की 10th एडिशन हुई है, वो कहाँ पर हुई है ये हमसे पूछा है। तो ये हुई है चाइना में, पर चाइना की यहाँ पर 2 जगहें शो की गई हैं, बीजिंग और शंघाई। तो ये हुई है बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग चाइना में ये जो 10th एडिशन थी वर्ल्ड पीस फोरम की, ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसकी डिटेल्स देखेंगे थोड़ी सी। ये आई गेस यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, वो वाले की स्लाइड यहाँ पर है, इसमें कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम आ गई होगी। यहाँ ये वाली स्लाइड है, इसकी जो PPT देंगे ना उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे एक बार। द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पीस फोरम 2022 वॉज ऑर्गेनाइज बाय सिंघुआ यूनिवर्सिटी इन बीजिंग चाइना। ठीक है, बीजिंग चाइना में एक सिंघुआ यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर ये जो वर्ल्ड पीस फोरम था इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और इसको एक थीम पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। थीम क्या थी इस फोरम की? प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनैलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड कोऑपरेशन।
ये इस एक फोरम की थीम थी, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड इन बीजिंग ऑन 3 जुलाई 2022 और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं चाइना के लिए वो कौन है, उनका नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऐसी कोई मीटिंग्स होती हैं उसमें इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वाली में पार्टिसिपेट किया है इंडिया के जो एम्बेसडर हैं चाइना के लिए प्रदीप कुमार रावत, उन्होंने किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया के एम्बेसडर चाइना के लिए हैं प्रदीप कुमार रावत। द 10th एडिशन ऑफ द फोरम कंप्राइजेज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड पीस। जब वर्ल्ड पीस फोरम है तो ऑब्वियसली पीस के ऊपर तो बात करेंगे, पूरे दुनिया में पीस की प्रिजर्वेशन पे भी बात की गई है, यूनाइटेड नेशंस पे भी बात की गई है, इसमें यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर पे और वर्ल्ड ऑर्डर पे भी इसमें बात की गई है, ठीक है। तो मेन आपका इसका वेन्यू रहेगा और थीम रहेगी, ठीक है। बीजिंग चाइना में हुई है, थीम हमने ये डिस्कस कर ली है, 3 जुलाई को हुई थी और इंडिया के एम्बेसडर हैं चाइना के लिए प्रदीप कुमार रावत। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम अर्न विद लर्न एज पार्ट ऑफ विद्यालय चलो अभियान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक फॉलोइंग में से कोई स्टेट है जिसने एक विद्यालय चलो अभियान लॉन्च किया था, ठीक है, और उसी के अंडर एक और नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अर्न विद लर्न, ठीक है। अर्न विद लर्न मतलब कि जब आप लर्न कर रहे हैं कुछ तो ही आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। ऐसा एक इनिशिएटिव है विद्यालय चलो अभियान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ये जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव था विद्यालय चलो अभियान भी, और अब ये अर्न विद लर्न भी इन्हीं का ही है। तो जो त्रिपुरा गवर्नमेंट थी उन्होंने विद्यालय चलो अभियान शुरू किया था और इसके अंडर अर्न विद लर्न स्कीम जो है वो शुरू की है, जिसका मेन पर्पज़ क्या है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कि देखो कोविड के दौरान ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने स्कूल से ड्रॉप कर दिया था, है ना, तो उनको वापस री एनरोल करवाना, वो अपनी पढ़ाई छोड़ना दे बीच में। कोविड के टाइम पे जिन्होंने छोड़ दी थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब वापस स्कूल जब स्कूल आपके रीओपन हुए तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया दोबारा, क्योंकि उनको घर पे रहने की आदत पड़ गई थी। तो ऐसे मतलब एजुकेशन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो इसके लिए उनको री एनरोल करवाना स्कूल्स में वापस, वो इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। जितने भी ड्रॉप आउट्स थे कोविड के टाइम पे उनको री एनरोल करवाना पर्पज़ है अर्न विद लर्न वाले इनिशिएटिव का, जो विद्यालय चलो अभियान के अंडर है। अब द अर्न विद लर्न इनिशिएटिव ऑफ त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड इन्वॉल्व 3rd ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज। देखो अलग अलग कॉलेज के फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अगर वॉलंटियर करना चाहेंगे तो उनके थ्रू सर्वेज कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। मतलब और ये सर्वेज भी ऐसे होंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल ऐसे कोई सर्वे होना जैसे ओवर द फ़ोन या ऐसे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो तो वो जो सर्वेज हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या है, डोर टू डोर जो सर्वेज हैं उनको कंडक्ट करवाने वाले हैं इस इनिशिएटिव के अंडर, ठीक है। तो वो सर्वेज जो होंगे वो चेक करेंगे कि कौन कौन से ड्रॉप आउट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ड्रॉप आउट्स हैं, और फिर उनको जाके काउंसिल करेंगे वापस रीजॉइन करने के लिए, ठीक है। ये जो वॉलंटियर्स होंगे वही करेंगे ये काम। तो डोर टू डोर सर्वे होगा ताकि अलग अलग जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और वापस रीजॉइन करवाया जा सके। अब इसमें ये जो वॉलंटियर्स हैं इनको क्या फ़ायदा होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा, क्योंकि तभी हमने ये नाम पढ़ा है ना अर्न विद लर्न वाला। तो इनको क्या फ़ायदा होगा कि इनको 500 रुपीज़ मिलेंगे एक एडमिशन के, ठीक है। अगर इन्होंने किसी एक बच्चे को, किसी भी वॉलंटियर ने किसी एक बच्चे को जो ड्रॉप आउट था उसको रीजॉइन करवा दिया स्कूल, तो उसको 500 मिलेंगे उस एक बच्चे के एडमिशन पे, ठीक है। और इसके लिए इनको करना क्या होगा, जो वॉलंटियर्स होंगे इनको अपने अपने जो भी इनके इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, इनके कॉलेजेस रहेंगे, उधर रजिस्टर करवाने होंगे अपने नाम कि हमने वॉलंटियर करना है इस एक स्कीम के लिए, ठीक है। तो ये आपका अभियान है जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 4th क्वेश्चन हमारे पास है, नास्कॉम पार्टनर्स विद विच कंट्री टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो नास्कॉम जो है उसने एक फॉलोइंग में से किसी एक कंट्री के साथ पार्टनर किया है, एक कोलैब किया है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट आ सके इंडिया की एसएमईज़ में। एमएसएमईज़ नहीं है ये, एसएमईज़ है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, माइक्रो वाली नहीं है इसमें। तो ये जो एमओयू है आपका या ये जो पार्टनरशिप है ये किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। नास्कॉम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। ये नास्कॉम की फुल फॉर्म है और इन्होंने
जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसका क्या नाम है, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की। ये एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन एजेंसी है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, ऐसी एक एजेंसी ऐसा काम करते हैं ये। तो इनके साथ कोलैब किया है ताकि बहुत सारे रोड शोज़ वगैरह कंडक्ट करवाए जा सकें, ठीक है। मतलब मेन पर्पस पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो मेन पर्पस ये है कि इंडिया की जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके, ठीक है। उनके लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो कोलैबोरेशन है ये हुई है। और साथ में इसमें क्या होगा कि अलग अलग रोड शोज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे ये, अलग अलग रोड शोज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें इंडियन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज़ होंगी उनमें बिज़नेस की इम्पॉर्टेंस और कैसे वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं वो उसके थ्रू बताया जाएगा, रोड शोज़ के थ्रू, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया वाली, ठीक है। इंडिया के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इसके बारे में पता चलेगा। और ये जो रोड शोज़ हैं ये दिल्ली में स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली में स्टार्ट होंगे और ये प्रमोट करेंगे न्यू साउथ वेल्स को एज अ हब जहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है फॉर बेटर सर्विंग द लार्जर ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड हाईलाइट सम ऑफ द एडवांटेजेस। ओके, ये जो रोड शो है 6 लोकेशन पे अलग अलग जगह पर कंडक्ट करवाएंगे और इसमें नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। कौन सी नॉलेज को, कि एक बिज़नेस को हम कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, इस रिगार्डिंग जो नॉलेज है इन रोड शोज़ के थ्रू हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और इट इज़ प्राइमरली टारगेटेड एट इंडियन टेक्नोलॉजी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अभी प्राइमरी टारगेट है इसका सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, जो इंडियन की या इंडिया की कंपनीज़ होती हैं उनमें, सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम वाली। माइक्रो में भी इनमें बाद में इंक्लूड कर ली जाएँ, बट अभी इसमें स्मॉल एंड मीडियम वाली ही हैं। US and UK continue to be the largest markets for Indian IT industry। ये अलग एक पॉइंट है जो आपके लिए एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जो IT इंडस्ट्री है उसके लिए लार्जेस्ट मार्केट्स कौन से हैं, तो वो हैं USA और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। टॉप पे USA है। 5th क्वेश्चन हमारा आज का है, विच स्टेट्स मेट्रो अलॉन्ग विद NHAI या जो आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके साथ मिलके हैज़ क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग एशियाज़ लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन नागपुर। अब एशिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज कहाँ पर है, नागपुर में, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन बन गया आपका कि एशिया का डबल डेकर लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो नागपुर में बना है। किसने बनाया है, फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट की मेट्रो ने मिलके NHAI के साथ ये जो ब्रिज है ये बनाया है। तो कौन सी स्टेट है वो, महाराष्ट्र की महा मेट्रो, वहाँ की जो मेट्रो सर्विस है उसको महा मेट्रो कहते हैं। उन्होंने मिलके ये जो ब्रिज है ये बनाया है। अब इसका देख लेते हैं, यहाँ पर है वो, ये शायद आगे पीछे हो गई स्लाइड्स ना। तो महाराष्ट्र की महा मेट्रो कहते हैं वहाँ की मेट्रो को। इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये जो ब्रिज है ये बनाया है। ये जो ब्रिज है ये अब क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ना इसका, तो इसमें 2 रिकॉर्ड्स में 2 बुक्स में ये जो ब्रिज है ये शामिल हो गया है। एक आपकी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ठीक है। इनमें हो गया ये एज द लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन एशिया। लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन एशिया 3.14 किलोमीटर का ये डबल डेकर ब्रिज रहेगा। ये कहाँ पर शुरू हो रहा है, नागपुर में, ठीक है। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंडर इस ब्रिज को बनाया गया है, डबल डेकर ब्रिज है ये, ठीक है। इसका आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है और लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज है एशिया का ये वाला, ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इट कैरीज हाईवे फ्लाईओवर एट द फर्स्ट लेवल। अब डबल डेकर का क्या होता है, मतलब ऐसे 3 लेवल्स होगी। जो पहले वाला है जो ऐसे होगा, मतलब ये ब्रिजेस हैं, ये एक ब्रिज है, ये दूसरा ब्रिज है और ये आपका जो नेशनल हाईवे है वो है। तो ये वाला ब्रिज जो आपका फर्स्ट लेवल वाला है इसमें हाईवे फ्लाईओवर होगा, यहाँ पर भी गाड़ियाँ चलेंगी बट ये एज अ फ्लाईओवर है। ये आपका नेशनल हाईवे जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं बट ये रोड है, उसके बीच में एक है ये आपका मेट्रो का रहेगा, ठीक है। इधर से आपकी मेट्रो जाएगी और जो थर्ड वाला ब्रिज होगा सबसे टॉप वाला, उस पर कौन सा होगा, उस पर आपकी हाईवे का ही फ्लाईओवर होगा वो, ठीक है। वहाँ पर भी गाड़ियाँ चलेंगी।
तो ऐसा ये ब्रिज है। सेकंड बेस में हमने देख लिया अभी मेट्रो है, और थर्ड पे जो एग्जिस्टिंग हाईवे है इनका ग्राउंड लेवल पे वो भी चलेगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि महा मेट्रो एंड NHAI वॉज felicitated with Asia Book of Records and India Book of Records certification for constructing maximum metro stations on viaduct. Viaduct अगेन यही है आपका डबल डेकर ब्रिज, तो एक डबल डेकर ब्रिज पे मैक्सिमम मेट्रो स्टेशंस भी जो है इस एक ब्रिज में ये भी मतलब रिकॉर्ड है इसका। आई गेस 3 मेट्रो स्टेशंस भी हैं इसी एक ब्रिज पे आपके, ये जो डबल डेकर ब्रिज है। तो अभी तक के ये मैक्सिमम है 3, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर दूंगी 3 है या नहीं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which bank has signed an MOU with the Ministry of External Affairs to create the Trilateral Development Cooperation Fund? फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने एक MOU साइन किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ मिलके, जिसमें ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो ये कौन से बैंक ने किया है? ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके ये जो MOU है ये साइन किया है। और स्टेट बैंक ने अपनी एक वेंचर के थ्रू किया। कौन सा वेंचर इनका? SBI कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही एक आर्म है SBI का, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, या इसको SBL भी कहते हैं। इन्होंने साइन किया एक MOU एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ, ताकि ये एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड जो हैं वो क्रिएट कर सकें, ताकि जो भी इनके जॉइंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे ग्लोबल पार्टनर्स के साथ उसको ये प्रॉपर्ली कंडक्ट कर सकें, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि SBI की फॉरेन में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पर भी जो भी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको कंडक्ट करना है, उसके लिए हेल्प मिलेगी इस एक मूव के थ्रू, ठीक है। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड जो है वो क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। ये फंड जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही रिसेंटली अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होंगे उसमें स्टेट सपोर्ट मिलेगा लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के लिए। कहाँ से मिलेगा? इंडो पैसिफिक रीजन से। ऑल ओवर द वर्ल्ड का नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन का है, ठीक है। तो ये एक आपका TDC फंड होता है जो आपके बैंक्स के लिए या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है अगर उनको सपोर्ट चाहिए स्टेट और आपके प्राइवेट सेक्टर का। अंडर द इंडिया UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इंडिया और UK ने एक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप भी साइन की हुई है। तो उसी के अंडर द GIP फंड, या जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वाला फंड है आपका, ग्लोबल इनोवेशन वाला फंड है, इसके लिए ये जो फंड है ये किस लिए रखा गया है? ताकि एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कि अलग से एक और ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का इस एक फंड के थ्रू, एज दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसको लिया गया है GIP को, ताकि जो फॉरेन कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, फॉरेन नेशंस हैं या डेवलपमेंट ऑफिस वगैरह हैं, उनसे भी फंड्स कलेक्ट किए जा सकें, और उन फंड्स के थ्रू जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में या बाहर कोई भी ग्लोबल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाया जा सके प्रॉपर्ली, ठीक है। अब पॉइंटर्स देखते हैं आज के। पॉइंटर्स आज के कम है, यही स्लाइड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स, ये एक फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाने की बात की है, ठीक है। एक जॉइंट वेंचर बनाने का मतलब साइन किया है। तो ये जो जॉइंट वेंचर है ये किस लिए बनाया गया है? ताकि जो आपके हेलीकॉप्टर के इंजन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो इसमें आपका मेन सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ, ज़रूरी नहीं आपको उसका नाम पता होगा तो अच्छा है, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स नाम है, 50-50 की इनकी पार्टनरशिप रहेगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन एक आपकी ग्रैंड प्रिक्स है, उसका रिजल्ट आ गया है। फेरारी के चार्ल्स लेकर ने ही जीती है ये 2022 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। अब अगर आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस भी किया था, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी हो चुकी है ना इस बार की, ऑस्ट्रेलियन वाली भी चार्ल्स लेकर ने ही जीती थी, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोनाको से, हमने ये भी पढ़ा पहले, मोनाको से ये बिलोंग करते हैं चार्ल्स लेकर, फेरारी के लिए ये काम करते हैं, और ऑस्ट्रियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों वाली ग्रैंड प्रिक्स इस साल की इन्होंने ही जीती हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ऑबिचुरीज हैं, 2 या 3, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द रेनोन्ड अमेरिकन एक्टर जेम्स एडमंड कान पासेस अवे। तो ये जो एक्टर हैं
इन्होंने द गॉडफादर मूवी के लिए भी ये मतलब बहुत फेमस हुए थे। गॉडफादर मूवी में इन्होंने एक्ट किया था, तो इनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जेम्स एडमंड कान जो हैं वो अमेरिकन एक्टर थे, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑबिचुरी है, फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के, पद्मश्री एनामुल हक, ठीक है, या इनामुल हक, इनामुल हक बोलेंगे इसको। तो ये पद्मश्री भी अवॉर्डेड था इनको। अभी ये ढाका में इनकी डेथ हुई है, शायद ये ढाका से ही थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पद्मश्री इनको अवार्ड मिला था और इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है कि बृजेंद्र कुमार सिंघल, जो बीके सिंघल के नाम से भी काफ़ी फेमस थे, इनको फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट भी कहा जाता था। ये चेयरमैन रह चुके थे फॉर्मर विदेश संचार निगम लिमिटेड, या जो VSNL कंपनी है उसके चेयरमैन रह चुके थे ये पहले। इनकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट भी इन्हीं को कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि एज ऑबिचुरी इसमें इसका कोई क्वेश्चन बने आपका एग्जाम में, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है क्योंकि इनकी डेथ हुई है कि फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट किसको कहा जाता है, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। तो आपको करना है BK सिंघल। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने सिटी यूनियन बैंक के साथ पार्टनर किया है ताकि वो अपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवा सके सिटी यूनियन बैंक के कस्टमर्स को। ये बैंक इंश्योरेंस नहीं है ये वाला अग्रीमेंट, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नहीं सिटी यूनियन बैंक बेचेगा इनके टाटा AIA के। ये सिर्फ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा सिटी यूनियन अपने कस्टमर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑनर्ड द फॉर्मर PM शिंजो आबे विद जापान्स हाईएस्ट अवार्ड, जिसका नाम है कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, ठीक है। ये इनको पोस्टमसली मिला, पोस्टमसली मिला मतलब उनकी डेथ के बाद मिला है। हमने ये न्यूज़ कवर की थी ना कि शिंजो आबे को किसी ने गोली मार के उनकी डेथ हो गई थी। तो जापान का जो हाईएस्ट ऑनर है कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, वो अवार्ड मिला है शिंजो आबे को उनकी डेथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ला CEO एलन मस्क टर्मिनेट्स डील टू बाय ट्विटर फॉर $44 बिलियन। अब ये भी हमने न्यूज़ कवर की थी कि जो एलन मस्क हैं वो ट्विटर भी बाय करने वाले हैं $44 मिलियन के लिए, बट अब उन्होंने वो डील जो है वो टर्मिनेट कर दिया, मतलब अब ख़त्म कर दिया। अब वो मना कर रहे हैं कि हमने ये मैंने ट्विटर नहीं परचेज़ करना है। इनके बीच कुछ जो अग्रीमेंट हुए थे उसमें इनको कुछ प्रॉब्लम्स लगी थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खरीदूँगा। और इसके लिए जो ट्विटर है उसके ओनर्स वगैरह ने भी इनके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया है बैकआउट करने का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब ये नहीं परचेज़ कर रहे हैं, ओके। तो क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे आज कि ICC के चेयरमैन कौन है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ट्विटर के CEO कौन है। थर्ड क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के CM और गवर्नर कौन है। ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये आज के आपके सारे पॉइंट्स थे। अब अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे बाद में मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।